जय हिंद। आइए और आज हम एक नए टॉपिक लेकर आपके बीच में आए हैं। खिलजी वंश पर हमने एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने जलालुद्दीन प्रथम शासक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। आज हम सेकंड शासक लेके आए हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आइए चलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका राज्याभिषेक कब होता है। तो 1296 में लाल महल बलबन का जो महल था कड़ा मानिकपुर में इसका राज्याभिषेक होता है। वहां पर ये स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? तो स्वयं को ये सुल्तान घोषित कर देता है। ये विशेष ध्यान रखना। तो कड़ा मानिकपुर में जब इस राज्याभिषेक होता है उसी वक्त स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। और आपको ध्यान रखना कि उसकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में समझना है। तो महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में अगर हम समझाना चाहें तो इसकी पहली महत्वपूर्ण उपाधि मिलती है सिकंदर सानी के नाम से इसको जानते हैं। सिकंदर सानी। सिकंदर सेकंड के नाम से इसको जाना जाता है। मोमिन उल खिलाफत के नाम से इसको जाना जाता है। मोमिन उल खिलाफत के नाम से इसको जानते हैं। अर्थात हम इसके बारे में बात करें तो मोमिन उल खिलाफत का मतलब जो होता है वो होता है खलीफा का दाहिना हाथ। क्या होता है इसका मतलब? हम कह सकते हैं कि खलीफा का दाहिना हाथ कहा जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मोमिन उल खिलाफत किसकी उपाधि है तो ये अलाउद्दीन खिलजी की है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए नासिर ए अमीर अल मोमिन तो इसकी एक नेक्स्ट आपकी उपाधि मिलती है यहाँ पर कि नासिर ए अमीर अल मोमिन की उपाधि भी किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। और इसका मतलब होता है कि खलीफा का सहायक। क्या होता है? खलीफा का सहायक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था तो अली या फिर क्या बोलते हैं इसको गुरसब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यदि हम इसके बारे में जानकारी करें तो आप जानते हैं कि भतीजा किसका और दामाद किसका था। ये तो भतीजा या दामाद हम कह सकते हैं किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा या फिर दामाद भी कहा जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद आपसे जाना जाता है कि इसने एक प्रशासन किस आधार पर चलाया था। तो प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं तो प्रशासन इसने इस्लामिक प्रथा के अनुसार नहीं चलाया। इस्लामिक प्रथा के अनुसार नहीं चलाया था और एक नया धर्म बनाना चाहता था। तो नया धर्म बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाता है। नया धर्म बना नहीं पाता है। स्थापना कर देता है यहाँ पर निरंकुश शासन की स्थापना करता है। निरंकुश शासन का मतलब है ये कि अपनी मर्जी के अनुसार ऐसा शासन, बहुत कठोर शासन की व्यवस्था ये शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये 4 अध्यादेश लेकर आता है। 4 अध्यादेश में इसको एक खतरा रहता है कि मेरे खिलाफ, ये मेरे शासन के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र ना बना सके या कोई षड्यंत्र ना रच सके, इसलिए 4 अध्यादेश लेकर आता है। और इसमें पहला अध्यादेश दान, उपहार और पेंशन में जो भी भूमि दान दी गई थी उस भूमि को वापस ले लेता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसने अपने शासन के अंदर गुप्तचर विभाग की एक गठन कर दिया। गुप्तचर विभाग बनाया ताकि जासूस कर सके कि मेरे खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है या यहाँ पर मेरे खिलाफ कौन कौन चीज़ें बातें चल रही हैं समाज में। तो ये चीज़ देखता है। और इसी के चलते दूसरा अध्यादेश लिखाता शराब, भांग, जुआ को भी प्रतिबंधित कर देता है। प्रतिबंध करने का इसका महन जो मुद्दा होता है, जो बात होती है वो ये थी यहाँ पर कि ये समझता था कि जहाँ शराब, भांग और जुआ, शराब अगर लोग पीएंगे तो इकट्ठे होंगे तो भी क्या करेंगे, इसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। जुआ जहाँ पर आपने देखा है कि जुआ जहाँ खेलते हैं लोग वहाँ काफ़ी इकट्ठे होते हैं तो भी इसके खिलाफ जो है कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता था। इसलिए इसको सभी को क्या कर दिया, इसने बैन कर दिया। इसी के चलते समय इसने वैवाहिक संबंध पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वैवाहिक संबंध का मतलब ये यहाँ पर है यदि कोई दावत होगी या कोई बारात होगी, कोई शादी होगी तो वहाँ को इसलिए प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में कोई बातचीत करके कोई रणनीति न बनाकर इसके खिलाफ कोई आंदोलन न खड़ा कर दें, इसलिए इसने इसको भी क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। आगे हम बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने वास्तुकला में क्या क्या योगदान दिया है। तो यहाँ योगदान की बात करेंगे। अलाई दरवाजा इसने बनाया था और अलाई मीनार इसने बनाई। अलाई दरवाज़ा बनाया, अलाई मीनार बना दी। सीरी का किला इसने बनाया जो कि दिल्ली के अंदर है। हौज ए अलाई बनाया जो कि ये भी कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसने जमात खाना मस्जिद का भी निर्माण कराया था। तो जमात खाना मस्जिद का भी ये निर्माण कराता है और पेपर के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं यदि आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं तो। आगे हम बात करते हैं कि इसने कुछ महत्वपूर्ण टैक्सेस लगाए थे, कर लगाए। वैसे काफ़ी टैक्स, काफ़ी कर के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो 6 टैक्सों के बारे में यहाँ इसकी जानकारी मिलती है। जैसे आप कहते हैं जजिया कर। जजिया कर मतलब कह सकते हैं कि ये गैर मुस्लिम कर था। कैसा था? गैर मुस्लिम कर था।
जो कि हम बात कर सकते हैं कि ये 5 लोगों पर नहीं लगा था। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात कर सकते हैं, जैसे विकलांग की बात कर सकते हैं, महिला की बात कर सकते हैं, बुजुर्ग बूढ़े की व्यक्ति की बात कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मांगने वाले होते हैं, मतलब जो गरीब होते हैं, उन पर ये कर नहीं लगा था। जकात की हम बात करते हैं, यहाँ पर जकात किससे था संबंधित था, तो ये मुस्लिम कर था। कैसा कर था, ये मुस्लिम कर था। दूसरा हम बात करते हैं खुमस, खुमस सैन्य कर था इसका। कैसा कर था, ये सैन्य कर था इसका। और यदि हम बात करें खराज, तो खराज कैसा कर था, तो खराज जो है आपका मुस्लिम जो भूमि हुआ करती थी उस भूमि पर यह कर लगाया था खराज। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें ये तीनों के तीनों कर्ज जो प्रभावी होते हैं, जो सही रूप में लागू होते हैं, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू करने वाला ये व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसके शासनकाल में ये 2 कर बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, एक चरही और एक घरी। चरही मतलब पशु या चारे पर, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चारा होता हो उस पर कर लगाया जाता है, उसे चरही कर कहा जाता है। घरी कर का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी मकान बनाया जाता था उस पर कर दिया जाता था। तो ये कर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 6 कर आपको देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मिलते हैं। आप एक बार आगे चलें, इससे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं। कृषि पर इसने 50% कर लगाया था और इसके लिए एक विभाग बनाया था, कृषक विभाग, जिसका नाम दिया था दीवान मुक्त खराज के नाम से इसको जाना जाता है। तो दीवान मुक्त खराज के नाम से वह विभाग जाना जाता है। दीवान मुक्त खराज के नाम से ये विभाग, कृषि विभाग, इसने बनाया था। मंत्री परिषद किसने बनाई थी, मंत्री परिषद में जिसे हम कह सकते हैं कि दीवान इंसा, दीवान ए वजारात। पहले जो है आपको दीवान ए वजारात की जो है एक मंत्री परिषद बनाता है। और दीवान वजारात में हम कह सकते हैं कि ये जो विभाग हुआ करता था वो किससे हुआ करता था, वजीर से संबंधित हुआ करता था। किससे, वजीर। और आज के हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बराबर ये पद हुआ करता था। और एक है दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत की अगर हम बात करते हैं तो ये विभाग किससे संबंधित था, तो ये विदेश विभाग था। कैसा विभाग था, ये विदेश विभाग हुआ करता था। यदि हम बात कर रहे हैं दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा जो है आपका विभाग वो किससे संबंधित था, तो दीवान ए इंसा जो विभाग था वो शाही आदेश से संबंधित था। शाही आदेश का मतलब कह सकते हैं कि जो राजा हुआ करते थे उसकी जो फैमिली हुआ करती थी, तो उसने जो भी आदेश दिया करता था उसके लिए विभाग हुआ करता था शाही आदेश। ये आप कह सकते हैं दीवान इंसा के नाम से जानते हैं। दीवान आरिज की हम बात करते हैं तो दीवान आरिज जो है ये संबंधित था किससे, सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था, सैन्य विभाग। तो इसने 4 विभाग मंत्री परिषद के लिए बनाए थे, जिसका नाम पहला है दीवान वजारात, दूसरा दीवान रिसालत, तीसरा दीवान इंसा और चौथा दीवान आरिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 4 विभाग यहाँ मिलते हैं दीवान मंत्री परिषद के लिए जो विभाग इसने बनाए थे। आगे हम बात करते हैं इसने कुछ बाजार नियंत्रण के लिए भी विभाग बनाए थे। बाजार नियंत्रण के लिए जो विभाग बनाए थे उनको हम देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी एक इसने विभाग बनाया। ये विभाग किससे संबंधित था, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो बाजार निरीक्षक से संबंधित था। किससे, निरीक्षक से ये संबंधित हुआ करता था। और एक विभाग था सहना ए मंडी। सहना मंडी जो है बाजार अधीक्षक से संबंधित था। किससे, बाजार अधीक्षक से ये संबंधित था। यदि हम बात करते हैं इसकी तो बाजार अधीक्षक से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, अधीक्षक का मतलब है जो इसका अधिकारी हुआ करता था उसे हम कह सकते हैं तो सहना ए, क्या बोलते हैं उसको, सहना ए मंडी के नाम से जानते हैं। और यदि आपसे पूछे दीवान रियासत, देखो यहाँ पर है आपका रिसालत, तो ये विदेश विभाग है, और ये आपका दीवान ए रियासत है। तो ये विभाग की अगर हम बात करते हैं तो ये संबंधित था बाजार आपका, जो यहाँ से हम बात करें ये निरीक्षक आपका हुआ है। और ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं निरीक्षण, क्या बोल देंगे, निरीक्षण। तो ये आपका निरीक्षण से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, ये विभाग हुआ करता था। मोमियान की हम बात करते हैं तो मोमियान किससे संबंधित था, तो ये गुप्तचर विभाग हुआ करता था, जिसके हम बात कर रहे हैं मोमियान। और एक आपका विभाग मिलता सराय अदल विभाग। और सराय अदल विभाग की हम बात करते हैं तो ये विभाग किससे संबंधित था, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो न्याय अधिकारी हुआ करता था उससे ये संबंधित विभाग हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर बाजार नियंत्रण के कितने विभाग हो गए, 5 विभाग हो गए। पहला विभाग का नाम है तो आप कह सकते हैं कि बरीद ए मंडी, दूसरा सहना ए मंडी, तीसरा दीवान ए रियासत, चौथा मोमियान और 5वां सराय अदल के नाम से जानते थे। तो यहाँ तक की बात आपको महत्वपूर्ण तरीके से ये समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करूँगा। आगे चलते हैं और आगे हम समझते हैं। तो आगे इसने कुछ अभियान शुरू करे थे, उत्तर भारत में कुछ अभियान और कुछ दक्षिण भारत में अभियान शुरू किए गए थे। तो हम पहले उत्तर भारत के अभियानों को देख लेते हैं, उसके बाद हम दक्षिण भारत के अभियानों को देख लेते हैं। उत्तर
भारत का पहला अभियान होता है गुजरात का अभियान, और जहां का शासक था अगर हम बात करते हैं रायकरण बघेला, जिसे कर्णदेव के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व कौन करता है? उलुग खां और उस नुसरत खां इसका नेतृत्व करते हैं। और ये जो अभियान कब शुरू होता है? तो 1298 ईस्वी में, ये 99 में जो है ये अभियान शुरू होता है। सेकंड अभियान की हम बात करते हैं तो सेकंड अभियान होता है रणथंबोर का, और रणथंबोर की हम बात करते हैं तो इसका शासक कौन था? तो हमीरदेव या राणा हमीरदेव जो था इसका शासक था, जो चौहान वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? चौहान वंश से संबंधित था। और इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? उलुग खां और नुसरत खां इसका भी उल्लेख करते हैं। लेकिन यहां पर बात याद रखनी जरूरी है कि आपको कि यहां मृत्यु किसकी हो जाती है? नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। रणथंबोर के अभियान में नुसरत खां की हत्या हो जाती है, मृत्यु होती है। कब? 1301 के अंदर। तब अलाउद्दीन क्या होता है? इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए आता है। और आगे हम बात करते हैं फिर तीसरा आपका यहाँ पर मिलता है कौन सा? चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान, उस वक्त राजा कौन था? तो चित्तौड़ में आप देखते हैं राजा रतन सिंह थे, जिनका नेतृत्व कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी रतन सिंह की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और यहाँ पर जो महारानी पद्मिनी थी वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। और इसी में हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ का में जो जौहर होता है, जौहर मतलब कैसे पद्मिनी जौहर करती है, मतलब जौहर क्या होता है? तो आग में कूदकर अपनी हत्या मतलब कह सकते हैं कि जान गंवा देना या हत्या कर लेना, वो क्या कहलाता था? जौहर कहलाता था। तो यहाँ पर पहली बार अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन का दरबारी कवि है, यहाँ पर पहली बार जौहर होता हुआ देखता है, ये बात वो बताता है। और कब? ये 1303 में कहाँ का अभियान होता है? तो आप कह देंगे चित्तौड़ का अभियान होता है। मालवा की हम बात करते हैं तो मालवा का जो शासक थे वो कौन थे? महलक देव थे। और इसका अभियान कौन करता है? तो आइनुल मुल्क मुल्तानी जो है, आइनुल मुल्क मुल्तानी, ये क्या करते हैं? इसका अभियान का नेतृत्व करते हैं। और कब करते हैं? 1305 ईस्वी में इसका अभियान का नेतृत्व करते हैं। ये महत्वपूर्ण डेटे हैं, आपको कुछ याद करने हैं, ठीक है। ये मैं समझता हूं कि यदि आप इस पूरी वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो मैं समझता हूं अलाउद्दीन खिलजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला होगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं यहाँ सिवाना। उत्तर भारत में एक सिवाना अभियान होता है और यहाँ का जो शासक हुआ था उसका नाम था शीतल देव परमार वंश से संबंधित था। और इसका जो नेतृत्व करता है कमालुद्दीन कुर्क करता है। कब? 1308 के अंदर। तो आपसे पूछा जाए यहाँ से कि आप बता सकते हैं, जालोर की हम बारे में बात करते हैं, जालोर का शासक कौन था? तो कृष्णदेव था। और इसका भी अभियान कौन करता है? कमालुद्दीन कुर्क करता है। और कब करता है? तो 1311 में करता है। उत्तर भारत के अभियान बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। पहला अभियान कौन सा है? गुजरात का हो जाएगा, दूसरा रणथंबोर का होगा, तीसरा चित्तौड़ का होगा, चौथा मालवा का होगा, पांचवा सिवान का होगा, और छठा आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप कह देंगे जालोर का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि गुजरात का शासक कौन था तो आप कह देंगे रायकरण था। जबकि आपसे पूछे रणथंबोर का कौन था? हमीरदेव हो जाएंगे। जबकि आपसे पूछे चित्तौड़ का कौन था तो आप कह देंगे वहां से कौन थे? रतन सिंह थे। जबकि आपसे पूछे कि मालवा का कौन है? महलक देव था। और यदि सिवाना का पूछे शीतल देव, और आपसे जालोर का पूछे तो कौन हो जाएगा? कृष्ण देव हो जाएगा, ठीक है। इनकी डेट आपकी यहाँ सामने दे रखी है। आइए चलते हैं और नेक्स्ट समझते हैं हम दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत के अभियान को महत्वपूर्ण बिंदु को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में जरूर आएगा। देवगिरी की हम बात करते हैं तो देवगिरी का जो शासक था वो कौन था? रामचंद्र था। रामचंद्र देव के बारे में बात करें तो यह यादव वंश से संबंधित था। और इसका नेतृत्व कौन करता है शासक का? तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इसका शासन का नेतृत्व करता है। और कब करता है? तो 1296 में इसका नेतृत्व करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा भी कहाँ का है? देवगिरी का। और देवगिरी का शासक तो आप जानते हैं कौन थे? चंद्रदेव। और यहाँ पर जो अभियान होता है लेकिन कौन करता है यहाँ पर? मलिक काफूर इसका अभियान करता है। और कब करता है? 1307 के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वारंगल का अभियान। और वारंगल के जो शासक हुआ करते उस वक्त थे, तो उस वक्त की हम बात करते हैं तो प्रताप रुद्रदेव क्या थे? इसके शासक थे। और ये किससे संबंधित थे? काकतीय वंश से संबंधित थे। मलिक काफूर इसका क्या करता है? नेतृत्व मलिक काफूर करता है। और कब करता है? 1309 के अंदर इसका अभियान का नेतृत्व करता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपका आता है वारंगल के बाद कौन सा? द्वार समुद्र आता है। और द्वार समुद्र का शासक की अगर हम बात करते हैं तो वीर वल्लाल थर्ड है, जो कि हम बात करते हैं होयसल वंश से संबंधित था। इसका नेतृत्व की हम बात करते हैं कौन करता? मलिक काफूर करता है। और कब करता? 1310 के अंदर इसका अभियान का नेतृत्व करता है। इसके बाद 5वें नंबर पर अभियान आता है पांड्य अभियान। पांड्य अभियान मतलब वीर पांड्य इसका शासक था। और इसका अगर हम बात करते हैं नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक काफूर ने करा था। 1311 के अंदर इसका भी क्या होता है? अभियान का
नेतृत्व करता है। इसके बाद हम बात करते हैं देवगिरी का अंतिम अभियान दक्षिण भारत में मिलता है, जिसका शासक कौन था? शंकरदेव। शंकरदेव को हम जानते हैं अन्य नाम से भी सिंहमण थर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका अभियान कौन करता है? तो आप कह देंगे मलिक काफूर इसका अभियान करता है। और कब करता है? 1313 के अंदर करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक ये वीडियो बहुत समझ में आपको आई होगी। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं